नमस्कार श्रोताओं, हाजिर हैं तमाम खेल खबरों के साथ आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन में। आज के स्पोर्ट्स स्कैन के एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह। तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए स्टूडियो में आ चुके हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार मनोज जोशी। मनोज, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। नजर अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। आईपीएल क्रिकेट में आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से हो रहा है। आईपीएल क्रिकेट में अब से कुछ देर बाद चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने होंगे। दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। बैंकॉक में थॉमस सरोवर कप बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय पुरुष टीम ने जर्मनी को 5-0 से हराया। ग्रुप डी में भारतीय महिला टीम और कनाडा 1-1 से बराबरी पर है। पीवी सिंधु ने जीत हासिल की। वहीं डबल्स में श्रुति मिश्रा और सिमरन की जोड़ी को हार का सामना करना पड़ा। और मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट में आज रात पुरुष सिंगल्स के फाइनल में स्पेन के कार्लोस एल्कराज गार्सिया का सामना जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़्वेरेव से होगा। और सबसे पहले बात करते हैं आईपीएल क्रिकेट की। आईपीएल क्रिकेट में इस समय मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से हो रहा है। बैंगलोर ने पहले टॉस जीता और बल्लेबाजी करते हुए हैदराबाद को जीत के लिए 193 रन का लक्ष्य दिया है और अब 6 गेंद में 68 रन की हैदराबाद को जरूरत है। तो ऑलमोस्ट जो है मैच अब खत्म हो गया एक तरह से देखा जाए और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने जो है इस मैच को एक बड़े अंतर से अब वो जीतने की तैयारी में है। और आज जिस तरीके से बैंगलोर ने अगर हम देखें तो जिस तरह से जीत के लिए 193 रन का लक्ष्य दिया है, काफी बेहतर प्रदर्शन किया है। क्या कुछ लग रहा है मनोज, कहां कमी रह गई हैदराबाद में? देखिए, एक तो फाफ डू प्लेसी और रजत पाटीदार ने जो सेंचुरी पार्टनरशिप की है वो इस मैच का बहुत बड़ा अंतर साबित हुई। उसके बाद जब गेंदबाजी आई तो हसरंगा पूरे शबाब पर थे। 5 विकेट उन्होंने चटकाए और वो भी मार्करम, पूरन। अब आप देखिए कि 3 विकेट तो उनके गुगली पर ही थे और एक लेग स्पिनर, और जो गुगली पर विकेट चटकाता है उसमें निकोलस पूरन है, सुचिता है, शशांक है, और उसके बाद उमरान मलिक को फुलर लेंथ पर आउट करते हैं एलबीडब्ल्यू। और इससे पहले जो पहला विकेट वो लेते हैं, मार्करम जो है अपनी गलती से आउट होते हैं, स्लॉग स्वीप करने जाते हैं, उस पर वो चूक जाते हैं। तो इस तरह से हसरंगा, फाफ डू प्लेसी, रजत पाटीदार और जो सबसे आकर्षक पारी देखने को मिली इस मैच की और जिसने बहुत उम्मीदें जगाई हैं एक अच्छे फिनिशर रोल की, और वो है दिनेश कार्तिक। जी हां, दिनेश कार्तिक ने 8 गेंद पर 30 रन की पारी खेली है 375 के स्ट्राइक रेट से। और हम यही अटकलें लगा रहे थे कि त्रिपाठी से जो कैच छूटा उनका आखिरी ओवर की तीसरी गेंद पर, कि वही कहीं निर्णायक ना बन जाए, क्योंकि उसके बाद 22 रन बन गए कुल मिलाकर। तो यहां मैं यही कहूंगा कि दिनेश कार्तिक के रूप में एक बहुत अच्छा फिनिशर भारत को मिला है। हमें आईपीएल ही नहीं बल्कि T20 वर्ल्ड कप पर अपनी नजरें रखनी होंगी, क्योंकि एक अच्छा फिनिशर हमें चाहिए। अगर मान लीजिए, कल्पना कीजिए कि आपके पास हार्दिक पांड्या हो और एक दूसरे फिनिशर के तौर पर दिनेश कार्तिक हो, ऋषभ पंत भी मौजूद हो, तो कोई बुराई नहीं है 2 विकेट कीपर्स को एक साथ खिलाने में। बिल्कुल। अगर हम बेंगलुरु की पारी पर एक नजर डालें तो विराट कोहली हालांकि अपना खाता नहीं खोल सके थे, लेकिन फाफ डू प्लेसी ने आज शानदार मैच में प्रदर्शन किया। 50 गेंदों में 73 रन की पारी खेली। रजत पाटीदार की बात करेंगे जिन्होंने 38 गेंदों में 48 रन बनाए। ग्लेन मैक्सवेल ने दिनेश कार्तिक का साथ दिया, 24 गेंदों में 33 रन बनाए। और जैसा कि आपने बताया कि दिनेश कार्तिक एक बेहतरीन फिनिशर के रूप में उभरे हैं। गेंदबाजी की अगर हम बात करें तो आज जगदीश सुचित को 2 विकेट मिले और इसके अलावा कार्तिक त्यागी ने 1 विकेट लिया। लेकिन सभी जो अगर हम देखें गेंदबाज तो महंगे साबित हुए। हैदराबाद की ओर से अगर हम देखें तो शुरुआत अच्छी रही। अभिषेक शर्मा, केन विलियमसन दोनों ही आज 0 पर आउट हो गए। इसके बाद राहुल त्रिपाठी ने टीम को संभाला, अच्छा प्रदर्शन किया। 37 गेंदों में 58 रन की पारी खेली। एडन मार्करम ने 27 गेंदों में 21 रन बनाए। निकोलस पूरन ने 14 गेंदों में 19 रन बनाए। लेकिन इसके बाद जगदीश सुचित, शशांक सिंह, कार्तिक त्यागी, भुवनेश्वर कुमार और उमरान मलिक जो है ये सब कुछ खास नहीं कर सके। और अब जबकि मतलब एक
एक औपचारिकता और क्या अब खत्म भी हो गया है। जिस तरह से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने 67 रन से हरा दिया है सनराइजर्स हैदराबाद को। एक बड़ी जीत यहां पे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की सामने आ रही है। 67 रन से उन्होंने हैदराबाद को हराया है। तो अब जो है अगर हम ये कहें कि काफी शानदार जीत, और आज तो आरसीबी का दिन है। जी हाँ, बिल्कुल आरसीबी का दिन है। और एक दिन पहले ही अगर आप देखें तो 75 रन का फासला, आज 67 रन का, जैसा कि अभी आपने बताया, फासला बहुत बड़ा फासला है। एकदम वन साइडेड दोनों मैच हुए हैं। और यहां अब ये बात साबित हो गई है कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से आप मुकाबला नहीं जीत सकते, यानी अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। आपको टीम एफर्ट करनी होगी। अगर आप विराट को छोड़ दें, अपवाद स्वरूप लें, तो बाकी आरसीबी के जो बल्लेबाज हैं आज सभी चले हैं और गेंदबाजी भी बहुत बढ़िया रही है। और इवन 20 ओवर भी नहीं पूरा कर सके। 19 ओवर और 2 गेंद में जो है ये पारी समाप्त हो गई इनकी। तो ये भी एक दिखना पड़ेगा कि 125 रन पे जब आपकी पारी समाप्त हो जाती है तो आप कहीं ना कहीं जो है वो आज कुछ तो था हैदराबाद में जो उनके पक्ष में नहीं था। बिल्कुल आपने सही कहा। और बस हमें जो सबसे बड़ी चिंता है इस मैच को लेकर वो सिर्फ यही है कि विराट कोहली जो है तीसरी बार गोल्डन डक के शिकार हुए हैं। और इस बार तो फुलर लेंथ पर वो आउट हुए और शॉर्ट मिड विकेट पर उनको लपक लिया गया। पहली ही गेंद पर वो आउट हुए। तो ये तीसरा मौका है जब वो पहली गेंद पर आउट हुए हैं। फॉर्म से बिल्कुल दूर हैं। अब उनको लय में आना होगा क्योंकि हमारी नजर आईपीएल पर कम और T20 वर्ल्ड कप पर ज्यादा है। जी बिल्कुल। तो बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो हमें जिन पर हमें नजर रखनी होगी कि किस तरह का फॉर्म चल रहा है और किस तरह से वो खेल रहे हैं। और ये निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक चिंता का सबब जरूर बन जाता है। और आरसीबी की अगर हम बात करें तो टॉप 4 की टीम में से वो शुमार है। 12 में से 7 मैच जीते हैं, 14 अंक हैं उसके पास। तो काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। जी हाँ, परफॉर्मेंस अच्छा है। और बस नेट रन रेट सुधारनी होगी उसको और ज्यादा, क्योंकि आज के मैच से बहुत फर्क पड़ेगा उसकी नेट रन रेट से। क्योंकि नेट रन रेट में ये मात खा रही थी ये टीम, क्योंकि बाकी अन्य टीमों की नेट रन रेट बहुत अच्छी है। दिल्ली अगर मान लीजिए जीतती चली गई और वो बराबर आ जाती है आरसीबी के, तो दिल्ली को लाभ मिलेगा क्योंकि दिल्ली की नेट रन रेट बहुत अच्छी है और शायद सबसे अच्छी है। अब ये कहना ठीक होगा। तो मैं यही कहूंगा कि आरसीबी इसी मोमेंटम को बनाए रखे, अपने मोमेंटम को। और जो बल्लेबाजी के साथ साथ अगर गेंदबाजी से भी सहयोग मिले फिर तो मजा ही कुछ और है। और वो मजा आज मैं कहूंगा समा बांध दिया एक तरह से हसरंगा ने। बिल्कुल। तो आरसीबी के लिए इस मैच की शुरुआत निराशाजनक रही थी जब उनके सबसे इंपॉर्टेंट जो बल्लेबाज है विराट कोहली पहली ही गेंद पर 0 पर आउट हुए। लेकिन इसके बाद बल्लेबाजी ने पारी को न सिर्फ संभाला बल्कि 192 रन के एक बड़े स्कोर तक ले गए। स्कोर आसान नहीं होने वाला था और वनिंदु हसरंगा ने 5 विकेट लेकर इससे और ज्यादा मुश्किल बनाया। एक बड़ी और इंपॉर्टेंट जीत हम यहां पर देख रहे हैं बेंगलुरु के लिए। और इसके साथ ही अब हम रुक करते हैं दूसरे मैच की ओर। और मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने आ चुके हैं। और हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय 7:28 और 49 हुए हैं। बस कुछ ही पलों में ये मैच शुरू होने वाला है। और आपको बता दें कि दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। और क्या कुछ होने वाला है आज के इस मैच में, आइए सुनते हैं स्पोर्ट्स डेस्क की इस खास रिपोर्ट में। इस समय मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने होंगे। प्लेऑफ की दौड़ से बाहर होने की कगार पर खड़ी चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ इस मैच में दिल्ली कैपिटल्स को डेविड वार्नर के साथ पारी की शुरुआत के लिए उनके साथी पर बड़ी जिम्मेदारी होगी ताकि टीम शीर्ष 4 में वापसी कर सके। दिल्ली के इस समय 10 अंक हैं। पिछले मैच में उसने सनराइजर्स हैदराबाद को 21 रन से हराया था। दूसरी तरफ वर्तमान विजेता चेन्नई टूर्नामेंट से लगभग बाहर है और प्लेऑफ में प्रवेश की उसके लिए कोई उम्मीद नहीं है। महेंद्र सिंह धोनी की टीम 10 मैचों में 6 अंक लेकर 9वें स्थान पर है। उसे न सिर्फ अपने बाकी मैच जीतने होंगे बल्कि दूसरे मैचों के नतीजे अनुकूल आने की भी दुआ करनी होगी। दिल्ली के सामने समस्या वार्नर का सही जोड़ीदार नहीं मिल पाने की है। पृथ्वी शॉ 9 मैचों में 28.77 की औसत से 259 रन ही बना सके। पिछले मैच में उनकी जगह मनदीप सिंह को मौका दिया गया तो 3 मैचों में 18 रन ही बना पाए। वार्नर अभी तक 8 मैचों में 356 रन बना चुके हैं और सनराइजर्स के खिलाफ पिछले मैच में उन्होंने नाबाद 92 रन बनाए थे।
कप्तान ऋषभ पंत और मिशेल मार्श अच्छी शुरुआत को बड़ी पारियों में नहीं बदल सके। वेस्टइंडीज के रोवमैन पॉवेल ने शुरुआती कुछ मैचों में खराब प्रदर्शन के बाद लय हासिल कर ली। गेंदबाजी में स्पिनर कुलदीप यादव ने 18, तेज गेंदबाज खलील अहमद ने 14 और शार्दुल ठाकुर ने 10 विकेट लिए हैं, लेकिन सभी महंगे साबित हुए हैं। कुलदीप हालांकि इस सत्र में बेहद कामयाब रहे और उनका खोया आत्मविश्वास भी लौट आया। एनरिक नोत्रिजे की वापसी से दिल्ली की गेंदबाजी और मजबूत हुई है। दूसरी तरफ चेन्नई को खिलाड़ियों की फिटनेस और खराब फॉर्म ने परेशान किया है। दीपक चाहर और एडम मिलने चोट के कारण पूरे सत्र से बाहर हैं, जबकि ऋतुराज गायकवाड़ और रविंद्र जडेजा खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं। अंबाती रायडू, धोनी, शिवम दुबे और मोइन अली ने टुकड़ों में अच्छा प्रदर्शन किया है। डेवोन कॉनवे ने 3 मैचों में 144 रन बनाए। गेंदबाजी में महेश तीक्ष्णा, मुकेश चौधरी और ड्वेन बार्वो को विकेट मिले हैं, लेकिन वे महंगे रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आज का मैच किस टीम के नाम रहेगा। नीलम मलकानिया, स्पोर्ट्स कैन। जी हाँ, चेन्नई के लिए पारी का आगाज कर रहे हैं डेवन कॉनवे और ऋतुराज गायकवाड़, जो पिछले 2 मैचों से दमदार शुरुआत कर रहे हैं। नई गेंद के साथ जो पहला ओवर जो है शार्दुल ठाकुर वो डाल रहे हैं, तो क्या कुछ लग रहा है इस समय आज के इस मैच में क्या होने वाला है? देखिए, दिल्ली का पलड़ा भारी है निश्चित तौर पर, और चेन्नई बेशक उसके लिए अब इफ एंड बट्स किंतु परंतु का खेल ही रह गया है कि वो उसको हराए, वो उसको हराए, तो कहीं सारे मैच जीतकर कुछ चांस बन जाए। लिटिल उम्मीद, लिटिल होप जो है, बस यही एक बाकी है। लेकिन वो दूसरे का खेल बिगाड़ने में भी माहिर है। कहीं दिल्ली का खेल बिगाड़ दिया तो मुश्किल हो जाएगी, आरसीबी की बल्ले बल्ले हो जाएगी। लेकिन यहां जो टीम में 2 बदलाव हुए हैं दिल्ली कैपिटल्स में, ललित यादव की जगह पर अक्षर पटेल टीम में आ गए हैं, क्योंकि विकेट की जो नेचर है वो काफी स्पिन फ्रेंडली है, स्पिन ओरिएंटेड, स्लोअर है, और यहां पर गेंद टिप्पा पड़ने के बाद थोड़ी सी धीमी रह जाती है। और जिस पट्टी पर यह मुकाबला हो रहा है उसकी बात मैं कर रहा हूं। और दूसरा, मनदीप जो बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे, उनकी जगह केएस भारत को खिलाया गया है, तो केएस भारत पारी की शुरुआत कर सकते हैं। और वहीं एक बदलाव चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में भी हुआ है। वहां जडेजा की जगह पर शिवम दुबे को रखा गया है, जो बड़े बड़े शॉट्स खेलने में पारंगत हैं और उन्होंने इस आईपीएल में साबित भी किया है। लेकिन जहां कुलदीप यादव और अक्षर पटेल, ये 2 अच्छे स्पिनर आला दर्जे के दिल्ली कैपिटल्स के पास हैं, तो वहीं मोइन अली और महेश तीक्ष्णा पर उम्मीदें टिकी हैं चेन्नई सुपर किंग्स की। बिल्कुल, तो अगर हम देखें तो रविंद्र जडेजा के चोटिल होने की वजह से मुकाबले में चेन्नई के लिए थोड़ी परेशानी बढ़ जरूर सकती है। हालांकि चेन्नई की टीम में अभी भी कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपने बलबूते पर मैच का पासा पलट सकते हैं। वहीं दिल्ली कैपिटल्स की टीम भी, जैसा कि आपने बताया, पृथ्वी शॉ के बगैर ये मुकाबला खेल रही है। मुकाबला जो है ये बेहद रोमांचक होने वाला है, तो सभी क्रिकेट प्रेमियों की नजर इस मुकाबले पर है और हम आपको अपडेट्स इसके बारे में अपने बुलेटिन और स्पोर्ट्स कैन में देते रहेंगे। मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट में आज रात पुरुष सिंगल्स के फाइनल में स्पेन के कार्लोस अल्कराज गार्फिया का सामना जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़्वेरेव से होगा। पहले सेमीफाइनल में अल्कराज ने सर्बिया के नोवाक जोकोविच को 3 सेट तक चले रोमांचक मुकाबले में 6-7, 7-5, 7-6 से हराया। इससे पहले अल्कराज ने 21 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन राफेल नडाल को हराया था। दूसरे सेमीफाइनल में मौजूदा चैंपियन जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने ग्रीस के स्टेफानोस सिसिपास को 6-4, 3-6, 6-2 से मात दी थी। और अगर हम देखें तो जिस तरीके से 2 जो दिग्गज हैं, अगर हम राफेल नडाल की बात करें, जोकोविच है, वो फाइनलिस्ट नहीं हो पाए हैं और अब आज रात कार्लोस अल्कराज और अलेक्जेंडर ज़्वेरेव जो है अपना दमखम दिखाएंगे। देखिए, एक स्थापित खिलाड़ी है और दूसरा एक नई सनसनी है। स्थापित खिलाड़ी ज़्वेरेव, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक का स्वर्ण पदक हासिल किया, बेस लाइनर हैं बहुत अच्छे। क्ले कोर्ट पर यह मुकाबला हो रहा है और क्ले कोर्ट पर उसी की चांदी होती है जो बेस लाइन का बहुत अच्छा खिलाड़ी होता है। तो इस मामले में तो ज़्वेरेव का पलड़ा भारी है। लेकिन कार्लोस को हम इसलिए नजरअंदाज नहीं कर सकते क्योंकि उसने बहुत उलटफेर किए हैं, बड़े बड़े दिग्गजों को हराया है, राफेल नडाल को वो हरा चुके हैं और 3.25 घंटे जोकोविच जैसे महान खिलाड़ी से जूझना और उसको हराना, ये वास्तव में अपने आप में काबिले तारीफ है। एक सेट से हारने के बाद उन्होंने बाकी अगले 2 सेट्स में उनको शिकस्त दी है। तो ड्रॉप शॉट्स उनके बहुत ही लाजवाब हैं और क्ले कोर्ट पर उन्होंने हराया है
और खासकर नडाल को जो क्ले कोर्ट पर हराया, जो कि सिद्धस्त माने जाते हैं क्ले कोर्ट के, और वहां पर नडाल को हराना बहुत बड़ी बात है। लेकिन अब यहां क्योंकि जोकोविच को वो हराकर आए हैं और जोकोविच के पास उनके ड्रॉप शॉट्स का कोई जवाब नहीं था, तो मुझे लगता है कि ये मुकाबला बहुत रोमांचक होने वाला है, युवा सनसनी वर्सेस स्थापित खिलाड़ी के बीच। जी बिल्कुल। और अगर महिला सिंगल्स की बात करें तो उसके फाइनल में ट्यूनीशिया की ओंस जब्योर ने अमेरिका की जेसिका पेगुला को 7-5, 0-6, 6-2 से हराकर इतिहास रच दिया। दुनिया की 10वें नंबर की खिलाड़ी जब्योर WTA फाइनल मुकाबला जीतने वाली पहली अरेबियन खिलाड़ी बन गई हैं। तो ये तो बात थी मैड्रिड ओपन की। भारत के अविनाश साबले ने 5000 मीटर की दौड़ में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। उन्होंने अमेरिका में एक रेस के दौरान 30 साल पुराने बहादुर प्रसाद का 1992 में बना रिकॉर्ड तोड़ दिया। अविनाश ने 13 मिनट 25.65 सेकंड में रेस पूरी कर ये कीर्तिमान स्थापित किया। आइए सुनते हैं अविनाश साबले की सफलता पर स्पोर्ट्स डेस्क की यह खास रिपोर्ट। 3000 मीटर स्टीपल चेज में राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक भारत के अविनाश साबले ने 5000 मीटर की दौड़ में नया कीर्तिमान बनाया है। उन्होंने अमेरिका में एक रेस के दौरान 30 साल पुराने राष्ट्रीय रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। अविनाश ने 13 मिनट 25.65 सेकंड में रेस पूरी कर बहादुर प्रसाद का 1992 में बना रिकॉर्ड तोड़ा है। कैलिफोर्निया में आयोजित रेस में अविनाश 12वें नंबर पर रहे, लेकिन इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय रिकॉर्ड अपने नाम किया। नॉर्वे के जैकब ने 13 मिनट 2 सेकंड में ये दौड़ पूरी कर प्रतियोगिता अपने नाम की। दिलचस्प बात ये है कि 3000 मीटर स्टीपल चेज में माहिर और 8 बार राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ चुके साबले ने मार्च 2022 में इंडियन ग्रां प्री 2 में 8 मिनट 16.21 सेकंड का समय लिया। साबले ने हाल ही में 5000 मीटर रेस में भाग लेना शुरू कर दिया है। उनके प्रदर्शनों की सूची में एक नया रिकॉर्ड जुड़ गया है। टोक्यो ओलंपिक में 1500 मीटर स्पर्धा के चैंपियन नॉर्वे के जैकब इंगेब्रिक्टसेन ने 13 मिनट 2.3 सेकंड के साथ स्वर्ण पदक जीता। युगांडा के जोशुआ चेप्टेगी ने 2020 में मोनाको में 12 मिनट 35.36 सेकंड फिनिश के साथ पुरुषों का 5000 मीटर का विश्व रिकॉर्ड बनाया था। महाराष्ट्र के बीड जिले के मांडवा गांव के 27 वर्षीय साबले एशियाई चैंपियनशिप में 3000 मीटर स्टीपल चेज में रजत पदक विजेता हैं, जो 2019 में दोहा में आयोजित हुई थी। नीलम मलकानिया, स्पोर्ट्स कैन। जी हाँ मनोज, अविनाश साबले ने जिस तरह का ये नया कीर्तिमान स्थापित किया है, क्या कुछ कहेंगे इस खिलाड़ी के बारे में? देखिए, अविनाश साबले को हम जानते थे 3000 मीटर स्टीपल चेज के बेहतरीन खिलाड़ी के तौर पर। एक ऐसा खिलाड़ी जो 7 बार अपना ही रिकॉर्ड तोड़ चुका हो, 7 बार राष्ट्रीय रिकॉर्ड में सुधार कर चुका हो, वो अचानक अवतरित होता है 5000 मीटर में और 5000 मीटर की रेस में 30 साल पुराना बहादुर प्रसाद का रिकॉर्ड तोड़ देता है। ये अपने आप में काबिले तारीफ बात है। और दोहा एशियन चैंपियनशिप में भी हमने उनको सिल्वर मेडल जीतते हुए देखा है। तो एक किसान का बेटा है, आर्मी से ताल्लुक रखता है और महाराष्ट्र के बीड जिले के मांडवा गांव से इसका संबंध है। तो बर्मिंघम में जो इसका परफॉर्मेंस था, मैं समझता हूं कि ये परफॉर्मेंस इनके लिए बिल्कुल मील का पत्थर साबित होगा। और चलते चलते बात करते हैं बैडमिंटन की। बैंकॉक में थॉमस सरोवर का बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय पुरुष टीम ने शानदार शुरुआत की है। भारत ने पहले मैच में आज जर्मनी को 5-0 से हराया। विश्व चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता लक्ष्य सेन ने अपना मैच जीता। उसके अलावा पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज, अंकित रेड्डी, चिराग शेट्टी ने भी अपना मैच जीता है। MR अर्जुन और ध्रुव कपिला ने भी अपना मैच जीता। HS प्रणय ने भी अगले दौर में प्रवेश किया। तो इस तरह से, और उधर भारतीय महिला टीम ग्रुप डी में अपना पहला मुकाबला कनाडा से खेल रही है। भारत और कनाडा 1-1 से बराबरी पर है, जहां PV सिंधु ने मिशेल ली को 21-17, 21-10 से पराजित किया। वहीं डबल्स में श्रुति मिश्रा और सिमरन की जोड़ी को हार का सामना करना पड़ा। तो कहीं न कहीं एक अच्छी शुरुआत भारत की। जी हाँ, बिल्कुल। और पुरुषों में तो खैर भारत चैंपियन की तरह खेला है और जर्मनी को पराजित किया है। और जो ग्रुप है, ग्रुप में से जो शीर्ष की टीम होगी वो पहुंचेगी क्वार्टर फाइनल में। और पिछली बार भारत क्वार्टर फाइनल तक पहुंचा था। और महिलाओं में PV सिंधु एक समय 16-16, 16-15 के स्कोर पर थी। उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। और श्रोताओं, समय अनुमति नहीं दे रहा है कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। मनोज, आप हमारे स्टूडियो में तमाम खेल खबरों पर विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। धन्यवाद। श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsoneir.nic.in पर। कल शाम 7:20 पर दोबारा मुलाकात की वादे के साथ इजाजत दीजिए अपने होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह को। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।